आइए इसके पश्चात देखते हैं हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। भारत में संविधान निर्माताओं ने भारत में संघात्मक शासन की स्थापना पर ही बल दिया था, परंतु यह भी देखा गया कि जब केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई तब भारत की एकता भी भंग हुई है और उसे पराधीन भी होना पड़ा। वे इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाना ही उचित समझा। अतः भारत के संविधान में स्थापित संघात्मक व्यवस्था में अनेक एकात्मकता के लक्षण हैं, जिन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। सबसे पहला है शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में। शक्ति का जो विभाजन किया गया है और जो 97 विषय हैं उस पर केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसी तरह से जो समवर्ती सूची है जिसमें 47 विषय हैं, जिसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, मगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि किसी प्रकार का विरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संघीय सरकार के कानून ही मान्य होंगे और राज्य सूची के विषयों पर विशेष परिस्थिति में संसद द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती हैं जो केंद्र के पास ही मौजूद हैं। जैसे इसके अलावा हम देखेंगे कि अनुच्छेद 249 के अनुसार जो संसद जिसके संबंध में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 250 के अनुसार जिसका संबंध संकट काल से संबंधित है और इस पर भी यह कानून संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत जिसके में यदि 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर व्यवस्थापन करने का अधिकार संसद को होगा। फिर दूसरी विशेषता इसकी है एकहरी नागरिकता। संघीय शासन में दोहरी नागरिकता वैसे तो पाई जाती है, जिसमें जैसे कि अमेरिका के अंतर्गत केंद्र की और राज्य दोनों जगहों की नागरिकता नागरिकों को प्राप्त होती है, परंतु भारत में एकहरी नागरिकता का ही प्रावधान है और वह है भारतीय। यह भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भी की गई है। तीसरी विशेषताओं में देख सकते हैं और संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान। संघ व्यवस्था में राज्य के संविधान संघ से अलग होते हैं, परंतु भारत में संघ के साथ राज्य के संविधान भी शामिल हैं। भारत के राज्यों को अमेरिका के राज्य तथा स्विस कैंटोनों की तरह पृथक संविधान का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ही प्रकार का जो है संविधान हमारे यहाँ पर विद्यमान है। अगला वाला है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्यायिक व्यवस्था भी होती है। जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान है, लेकिन भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के पश्चात उसे उच्च न्यायालय का व्यापक क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया जाता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और यह संघीय न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। नेक्स्ट है 5वां, संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में भी समर्थ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि इसके द्वारा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि भी की जा सकेगी। राज्यों के नामों में परिवर्तन हो सकता है अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नवीन राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है। अगला है संकट काल में एकात्मक शासन। संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा संकटकालीन घोषणाएं करने का भी अधिकार होगा। जैसे कि अनुच्छेद 352 युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह का संकट उत्पन्न होने पर
अधिकार राष्ट्रपति इस पर अपना जो है एकात्मक शासन की स्थापना कर सकेंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 356, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो गया है तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भी ये व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 360, जिसके अंतर्गत भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में यदि आ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी भारत में एकात्मक शासन की स्थापना की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी उच्च सेवाएं, दोहरी लेखा परीक्षण व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु भारत में भी अखिल भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा की व्यवस्था की गई है, जिनके सदस्य राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह भारत में एक ही चुनाव आयोग और वित्तीय प्रशासन के लिए एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पद की भी व्यवस्था की गई है, जो संघ और राज्य दोनों ही क्षेत्रों के कार्यों का संपादन करता है। अगली विशेषताओं में है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संघ के घटक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा केंद्रीय सरकार का राज्यों के प्रत्येक स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण भी होता है। नेक्स्ट विशेषता में है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर ही निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। वित्तीय सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर अपनी छवि बनाए हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण इन राज्यों की स्वायत्ता भी नाम मात्र की ही होती है। नेक्स्ट है राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। विश्व के अनेक देशों में, संघों में प्रायः उच्च सदन में छोटे बड़े सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व पाया जाता है और उनमें उसके आकार या आबादी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता, परंतु भारत में राज्यों को राज्यसभा में आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्ति प्राप्त होना। जैसे हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन यदि करना है तो राज्य की सरकारों पर संघ की सर्वोच्चता ज़्यादा हावी देखी जाती है। और इसी तरह से अनेक ऐसे उपबंध हैं जिन्हें हम साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भी संशोधित कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को अकेली संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा भी 2/3 बहुमत से संशोधित किया जाता है। कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जिनका संशोधन करने के लिए राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। इसके अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही कानून बन पाता है, किंतु कुछ विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कानून बन पाता है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संघ या राज्यों के बीच या 2 से 2 अधिक राज्यों के बीच यदि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसमें भी संघ की जो स्थिति है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। केंद्र की सरकार के पास ऐसी समन्वयकारी शक्तियां हैं जैसे केंद्र सरकार वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय तथा क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन करती हैं। ये क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार की भूमिका को भी नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, जिनके द्वारा संबंधित क्षेत्र की कार्यवाही की जाती है। इन प्रावधानों के बावजूद ऐसे राजनीतिक तथ्यों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी दिखाई देता है, जिसके कारण इसकी एकात्मकता में भी वृद्धि हुई है और केंद्रीकृत
संघवाद का भी चलन हुआ है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्रीकृत संघवाद हमारे यहाँ पर विद्यमान है। इसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। भारत के अंतर्गत अनेक प्रधानमंत्री आए और उन्होंने भारत में राजनीतिक स्थिरता और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इस तरह से ये पंडित, जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका विरोध कोई मुख्यमंत्री करने की सोच भी नहीं सकता था। इसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी का भी व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और जनता पर उनका अनूठा प्रभाव देखने को मिलता था। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कई बार प्रधानमंत्री की इच्छा से भी हुई है और कई बार ऐसे नेताओं को राज्य की राजनीति से इनके कारण ही हटना भी पड़ा था, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं था। दूसरी स्थिति है एकदलीय प्रभुत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत लंबे समय से रहा है और सरकार की शक्ति तथा जनता में पहुंच भी कांग्रेस की बहुत ज़्यादा रही है। जैसे कि हम देखेंगे 1947 से लेकर 1967 तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस दल की ही सरकार रही और 1971 के बाद लगभग कांग्रेस दल का एक छत्र शासन भारत में विद्यमान रहा। अतः कांग्रेस के सुदृढ़ शासन द्वारा अनेक मतभेद और उनके विवादों का समाधान किया जाता रहा। अर्थात एक दलीय प्रभुत्व हमेशा से ही विद्यमान रहा है। तीसरी स्थिति है जो एकात्मकता में वृद्धि करती है, जैसे योजना आयोग। 1950 में इस योजना आयोग का गठन किया गया और इसकी भूमिका राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उनके सहयोग के लिए मंत्रिमंडल के वरिष्ठ अधिकारी मंत्री भी आयोग से संबंधित होते हैं। रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्णय यह बन भी गया है। यह आयोग केंद्रीय सूची और राज्य सूची के विभिन्न विषयों पर योजनाओं का निर्माण करते हुए राज्य सरकारों के कार्य संचालन पर अपना बहुत अधिक नियंत्रण भी रखता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। यह राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की तरह ही देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में एक अत्यंत प्रभावशाली निकाय माना जाता है। इसका लक्ष्य योजना आयोग, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करना भी होता है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद योजना व्यवस्था की शीर्षस्थ संस्था होती है और इसके द्वारा निर्मित तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम भी यह बन जाती है। इसी कारण संथानम में इसे भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्रिपरिषद भी कहा है। व्यवहार में राज्यों की योजनाओं के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें इस परिषद की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे राज्यों की स्थिति केंद्रीय सरकार के एजेंट के समतुल्य हो गई। बात का स्वरूप भी समय के साथ साथ बदलता ही रहा है। भारत की संघ व्यवस्था को राजनीतिक तत्वों के बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहला है केंद्रीकृत संघवाद का युग। सन 1950 से लेकर के 1967 तक का यह युग केंद्रीय संघवाद का युग माना जाता है और इसमें नेहरू जी जो है वह प्रधानमंत्री के रूप में इसके अंतर्गत थे और इस युग में केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत थी, अच्छे संबंध पाए गए और नेहरू तथा पटेल जैसे नेता इस समय उन्होंने अपने कार्यों को गति भी दी। यह कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर विद्यमान थी, चूँकि दल में संगठन स्तर पर भी मतभेदों को पूरा कर लिया जाता था और इसीलिए यह भी देखा गया था कि नेहरू जी के व्यक्तित्व और उसके नेतृत्व शक्ति के कारण किसी भी राज्य के द्वारा इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से ये था पहला केंद्रीकृत संघवाद का युग।
दूसरा है सहयोगी संघवाद का योग। 1967 के पश्चात संघ और राज्यों के पारस्परिक संवैधानिक संबंधों के विषय में मतभेद पाया गया। राज्यों में गैर कांग्रेसी दल की सरकार जो संघ के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी तथा वे राज्य चाहते थे कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक संस्थाओं को उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किया जाए जिन्हें वे चाहते हैं। इस प्रकार भाषा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस तथा राज्यपाल की नियुक्ति आदि विषयों पर भी इस संबंध में विवाद उत्पन्न हुए थे। केंद्र राज्य के बीच विवादों के पश्चात सहयोगी संघवाद के युग का ही सूत्रपात हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य की सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता भी पाई गई। तो ये था सहयोगी संघवाद का युग। जैसे इसके अंतर्गत हमने देखा कि चौथा आम चुनाव जब हुआ तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी इसकी प्रधानमंत्री बनी तो उस समय मद्रास के श्री अन्नादुराई, उड़ीसा के आर.एन. सिंहदेव, उत्तर प्रदेश के चरण सिंह और पंजाब के गुरनाम सिंह जैसे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का विश्वास प्राप्त करने में भी उन्हें सफलता मिली। ये मुख्यमंत्री अपनी कठिनाइयों और अपने साझेदारों में भी मतभेद होने पर उनसे सलाह लिया करते थे। तो ये दूसरा है। तीसरा है एकात्मक संघात्मक युग। सन 1971 के पंचम लोकसभा के निर्वाचन, 1972 के राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन और जनवरी 1980 के लोकसभा एवं बाद में विधानसभा चुनाव से दो तथ्य सामने हमको देखने को मिले। पहला, भारतीय राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी तथा संजय गांधी ही सर्वमान्य नेता हैं और दूसरा, कांग्रेस दल ही जनता का नेतृत्व कर सकता है। अतः शक्ति का संतुलन केंद्र की ओर झुक गया। चौथा है इसी में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था। छठवां आम चुनाव जो 1977 के अंतर्गत हुआ, तब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जो है अस्तित्व में आई। इसी तरह राज्य में जनता पार्टी जो आई, इसमें कुछ राज्य थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर जनता पार्टी का अस्तित्व रहा। इसी तरह से पंजाब में अकाली दल व जनता दल, पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी दल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में अन्ना द्रमुक, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल में साम्यवादी दल का नेतृत्व तथा कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही पदासीन थी। केंद्र की सरकार विभिन्न घटकों से बनी गठबंधन सरकार ही थी। ये सरकारें सौदेबाजी का अनवरत प्रयास करते रहे और गैर जनता सरकार ने राज्य की स्वायत्तता, वित्तीय स्रोत के वितरण को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव और सौदेबाजी की भाषा में भी बातचीत करने का प्रयास किया। इस तरह हम देखते हैं कि यह जो 3-4 जो स्वरूप हैं हमारे भारत देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद के व्यवहारिक रूप में हमको देखने को मिलते हैं। इन सब के बावजूद भी यह कहा जा सकता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत एक सच्चा संघ है? इस संबंध में अनेक प्रकार के, जैसे कि हमने देखा कि भारत के संविधान में संघीय शासन की अनेक विशेषताएं हमको देखने को मिली, लेकिन इसके साथ ही साथ एकीकृत व्यवस्था की भी स्थापना इसमें की गई ताकि संघवाद की जो प्रणाली है उसमें विद्यमान जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश की जा सके। संविधान निर्माण के समय जो विघटनकारी प्रवृत्तियां क्रियाशील थी, उन्होंने संविधान निर्माताओं को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वे संविधान के अंतर्गत ही भारत की एकता का भी प्रबंध करें। इस संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी। इसी तरह अशोक चंद्रा ने अपनी पुस्तक फेडरलिज्म इन इंडिया में लिखा। अनेक विद्वानों ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कह तो दिया, किंतु उसका तात्पर्य समझाने की कोशिश उनके द्वारा नहीं की है। संविधान या तो संघीय होता है या तो फिर एकात्मक। तो इन सब तत्वों को देखने के पश्चात यही कहा जा सकता है
कि जिस तरह अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि राज्यों ने ऐसी शासन प्रणाली कायम की है जो उन देशों के लिए ज़रूरी थी, ठीक इसी तरह भारत ने भी अन्य देशों की तरह हम अपने देश में संघात्मक संविधान का नकल वैसे नहीं किया। इसका मतलब ये तो नहीं समझा जाना चाहिए कि भारत में संघात्मक शासन है ही नहीं। भारत की परिस्थितियों ने यह जरूरी बना दिया कि हमारे देश में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का संविधान मूलतः एकात्मक है। उसमें संघात्मक के तत्व गौण रूप में मिलते हैं। भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि उसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है तथा संविधान में संशोधन के बिना केंद्र अथवा राज्य की शक्तियों में वृद्धि या कमी भी नहीं की जा सकती है।